नमस्कार बच्चों, आज हम देखेंगे पाठ 4 बाह्य प्रक्रिया भाग 2 में नदी की अवस्थाएं और नदी के कार्य। बच्चों, इससे पहले जो वीडियो थी उसमें आपने देखा कि बाह्य प्रक्रिया भाग 2 में कौन कौन से कारक हैं जो चट्टानों का खनन, अपक्षरण करते हैं, अपरदन करते हैं। तो उसमें हमारी पहले जो कारक था वो नदी थी। तो हम देखेंगे कि नदी की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं और उनके कार्य क्या हैं। तो चलिए जानते हैं नदी की अवस्थाएं। नदी की कितनी अवस्थाएं हैं? नदी की 3 अवस्थाएं हैं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। बच्चों, आपसे पूछा जा सकता है कि नदी की कितनी अवस्थाएं हैं? तो नदी की 3 अवस्थाएं हैं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। बच्चों, अगर हम इसको मान लें तो हम अपने जीवन से भी इसको जोड़ सकते हैं। जिस तरह से मनुष्यों की जो आयु होती है उनको लगभग 4 वर्गों में बांटा जाता है, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। उसी तरह से नदी को भी 3 अवस्थाओं में बांटा गया है, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। इन तीनों अवस्थाओं में नदी 3 प्रकार के कार्य करती है। तो सबसे पहला क्या है? युवावस्था। तो चलिए जानते हैं युवावस्था क्या है, थोड़ी सी झलक लेते हैं इसकी। युवावस्था में नदी का जो ढाल होता है बच्चों, बहने की जो ढलान होती है वो काफ़ी तीव्र होती है, काफ़ी तेज होती है और नदी की तीव्र गति से प्रवाहित होती है तथा उनके मार्ग में जो भी शिलाखंड, पत्थर, उनके टुकड़े, टूटी हुई वनस्पतियाँ, टूटे हुए पेड़ पौधे जो भी आते हैं उनको क्या करती हैं? अपने साथ बहाकर ले जाती हैं। सामान्यतः अधिकांश नदियों का जो उद्गम होता है वह पहाड़ों से होता है। तो पहाड़ों से जब वो नीचे आती हैं अपनी ढलान की दिशा में, तो उनकी ढलान कैसी होती है? तेज होती है और तीव्र ढलान और सकरी घाटियों से होकर वह गुजरती हैं। नंबर 2 है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था में क्या करती हैं? युवावस्था में तो उन्होंने ढोने का काम किया, युवावस्था में उन्होंने क्या किया? काटने का काम किया। अपने किनारों को काटते हुए चलती हैं। उनकी शक्ति माना जाए तो उनकी शक्ति बहुत तेज होती है। नंबर 2 प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था में क्या करती हैं? जो युवावस्था में उन्होंने काटा है चट्टानों को, उनको क्या करेंगी? अब ढोएंगी। पहले काटा उन्होंने, फिर अब ढोने का काम करती हैं। तो प्रौढ़ावस्था में नदियाँ क्या करती हैं? ढोने का काम करती हैं। तो नदी का जो कटाव का काम करती हैं, इस अवस्था में वो केवल वहन का काम करती हैं, ढोने का काम करती हैं। नंबर 3 है बच्चों वृद्धावस्था। अब देखिए, काटने का काम हो गया नदियों के, ढोने का काम हो गया, तो अब कौन सा काम आएगा? रखने का काम आएगा या छोड़ने का काम आएगा। तो वृद्धावस्था में बच्चों उनकी शक्ति क्या हो जाती है? क्षीण हो जाती है। एक तरह से देखा जाए तो उनकी शक्ति बहुत कमज़ोर हो जाती है। जिस तरह से वृद्ध एक व्यक्ति है, उनकी शक्ति क्या होती है? एकदम बचपना की तरह एकदम कमज़ोर हो जाती है, वो कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं? उनकी सेवा सत्कार करते हैं। उसी तरह से वृद्धावस्था में नदियाँ जो हैं वह केवल निक्षेपण का करती हैं, रखने का काम करती हैं। वृद्धावस्था में नदी का जो कछार है वह लगभग क्या हो जाता है? समतल मैदानी भाग हो जाता है। पानी फैलकर बहता है, कहीं से उनको जहाँ से जगह मिलेगी वहाँ से वह निकलना शुरू हो जाती है, वह अपने लिए रास्ता नहीं बनाती हैं। युवावस्था में क्या करती हैं? वह अपने लिए खुद नया रास्ता बनाती हैं। उनके अंदर इतनी शक्ति हो जाती है कि वो मुड़ती नहीं है, वो सीधा आगे निकलती हैं और सीधे ही जाने की कोशिश करती हैं। अगर रास्ता नहीं मिला तो चट्टानों को काटती हैं और रास्ता बनाती हैं और रास्ता खुद तैयार करती हैं। लेकिन इसके विपरीत जब वो वृद्धावस्था में आती हैं तो वृद्धावस्था में उनको खुद का रास्ता बनाने के लिए उनके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं रहता है। इसलिए वे क्या करती हैं कि वह जिधर से भी उनको रास्ता मिलता उधर से वो मुड़ना शुरू कर देती हैं। इसलिए
उनका पानी जो फैल कर बहता है, धीरे धीरे बहता है। तटों का जो उनके किनारे होते हैं, जो उनके तट होते हैं, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। कहीं उनके तटों का, उनके किनारों का कहीं पता ही नहीं चलता है कि नदी कहाँ से बह रही है और उनका किनारा कहाँ है। उस स्थिति में जब वृद्धावस्था में स्थिति आती है नदी की, तो उसकी नदी की जो पहचान है वह समाप्त हो जाती है, खो जाती है। कहीं पता ही नहीं चलता है नाली से बह रही है, कहीं से बह रही है नदी, कहीं से बह रही है, तो एक धार में नहीं बहती है। उनकी धारें भी बिखरी हो जाती हैं, पानी फैल कर बहता है, उनकी गति बहुत कम हो जाती है। तो ये नदी की जो है वह 3 अवस्थाएं होती हैं। अब बच्चों, इन 3 अवस्थाओं में नदी 3 प्रकार का कार्य भी करती है, जो आपको इसके पहले मैंने संक्षेप में बताया भी था। नदी की कार्य अपरदन, वहन और निक्षेपण। इन 3 अवस्थाओं में नदी कितने प्रकार का कार्य करती है? 3। युवा अवस्था में क्या करती है? खनन का कार्य, तोड़ने का कार्य करती है। प्रौढ़ावस्था में क्या करती है? ढोने का कार्य करती है। और वृद्धावस्था में क्या करेगी? निक्षेपण अर्थात रखने का कार्य करती है। तो चलिए जानते हैं कि इन नदी की कार्य के द्वारा जो कार्य करती है उससे कुछ भूरूप भी निर्मित होते हैं। जैसे अपरदन का कार्य। अपरदन का कार्य, युवा अवस्था में नदी का प्रमुख कार्य भूपटल का अपरदन करना है। इस अवस्था में नदी अपने मार्ग के समीप के चट्टानों को खींचकर, तोड़कर उनका अपरदन करती है तथा नदी का अपरदन कार्य उनके ढाल तथा वेग पर आधारित होता है। तो देखिए, यह अपरदन चक्र है। युवा अवस्था में नदी का सबसे पहला जो कार्य होता है वह क्या होता है? चट्टानों को काटना। और इस अवस्था में नदी अपने मार्ग के समीप, उनके मार्ग के किनारों में, उनके पास जितनी भी चट्टानें होती हैं उनको खींचकर तोड़ती है, उनका चूर्ण तैयार करती है। और अपरदन का जो कार्य होता है उनके ढलान की जो दिशा होती है और उनके वेग पर निर्भर होती। ढलान जितनी तेज होगी उनका कार्य उतना ही सरलता से होता चला जाएगा। उनकी रफ्तार जितनी तेज होती है उनका अपरदन का कार्य उतना ही तीव्र गति से होता है। तो अपरदन कार्य जो करती है नदी, उससे कौन कौन सी आकृतियाँ तैयार होती हैं हम यह देखेंगे। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले कौन कौन नदी के अपरदन से बच्चों कौन कौन सी आकृति तैयार होती है। नंबर 1 गंभीर खड्ड है। ये देखिए, यह क्या है? गंभीर खड्ड। तो बच्चों, गंभीर खड्ड कैसे तैयार होता है वो भी देख लेते हैं कि यहाँ पर नदी की जो धार है वह काफ़ी तेज है। पहाड़ों से निकली है नदी, और जब पहाड़ों से नदी निकलती है तो वह धीरे अपना रास्ता स्वयं बनाती है। और जब वह नदी बनाती है, स्वयं रास्ता अपना बनाती है, तो एक गंभीर खड्ड के रूप में चट्टानों को काटती है और एक गहरा गड्ढा तैयार होता है, जिसको हम गंभीर खड्ड के नाम से भी जानते हैं। तो गंभीर खड्ड में अनेकों प्रकार की आपको रचनाएं देखने के लिए मिलेंगी। यह आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि गंभीर खड्ड जो है वह किस तरह से तैयार होता है। तो ध्यान से सुनिए, गंभीर खड्ड गहरी एवं सकरी घाटी को गंभीर खड्ड कहा जाता है। ये देखिए, गहरी भी है काफ़ी, और गहरी भी है और सकरी भी है, पतली भी है। गंभीर खड्ड का जो ढाल है वह अत्यंत तीव्र और लगभग ऊर्ध्व होता है बच्चों। क्या होता है? ऊर्ध्व होता है। नंबर 2 है आपकी वी आकार की घाटी। वी आकार की घाटी बच्चों, सर्वप्रथम नदी निम्नवर्ती कटाव द्वारा अपनी तली को गहरा करती है। क्या करती है? देखिए, ये इस तरह से आया है यहाँ से। अब ये तली को क्या कर रही है? गहरा करेगी। ये देखिए, यहाँ पर ये नदी को पहले क्या करेगी? तली को गहरा करेगी। इससे संकरी वी आकार की घाटी का निर्माण होता है।
इसके पार्श्व तीव्र ढाल वाले होते हैं। देखिए इसकी ढलान जो है वो काफ़ी तेज है। यहाँ देखिए ये इस तरह से ऐसे होते हैं। वी आकार की घाटी का निर्माण जो है वह नदी युवावस्था में करती है। युवावस्था में, ये युवावस्था का अपर्दन कार्य है बच्चों। ये किस में करेगी? चट्टानों को काटने का काम किस में करती है? युवावस्था में। तो वी आकार की घाटी, गंभीर खड्ड, इनका जो निर्माण होता है वह युवावस्था में होता है। सिंधु नदी पर वी आकार की घाटी है। ये सिंधु नदी, हमारे भारत में सिंधु नदी पर वी आकार की घाटी देखने के लिए मिलती है। और नंबर 3 है बच्चों हमारा जलप्रपात। देखते हैं जलप्रपात। पहाड़ों की झरनों से गिरने वाली नदी या नालों को जलप्रपात कहा जाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए यह क्या है? जलप्रपात है। जलप्रपात में हम देख सकते हैं पहाड़ों की चट्टानों से गिरने वाली नदी या नालों को हम जलप्रपात कहते हैं। यदि गिरने वाले पानी की धारा पतली होती है तो उसे हम जलप्रपात कहते हैं। और यही जलधारा जो है वह काफ़ी बड़ी हो जाएगी तो उसे हम महाजलप्रपात के नाम से भी जानते हैं बच्चों। तो यह है जलप्रपात। इतना ही नहीं, किसी पहाड़ों की चट्टानों से गिरने वाली नदी या नालों के जलप्रपात कहा जाता है जब नदी का पानी किसी भी ऊंची जगह से किसी निचले स्थान पर गिरता है तो उस जगह पर जलप्रपात या वाटरफॉल्स का निर्माण होता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? जलप्रपात। यहाँ देखिए ये ऊंचे स्थान से क्या कर रहा है? नीचे गिर रहा है। और जब गिरने वाला पानी की धारा बहुत बड़ी है और काफ़ी ऊंचाई से गिर रही है तो उसे हम महाजलप्रपात के नाम से जानते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात शरावती नदी पर, जिसका नाम जोगयागरशोपा है, कर्नाटक राज्य में पड़ता है, जिसको हम महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। तो अपर्दन के कारण ये 3 प्रकार के भूरूप तैयार होते हैं: गंभीर खड्ड, वी आकार की घाटी और जलप्रपात। चलिए जाते हैं। अब हमारा दूसरा काम नदी का क्या है? अभी तो उसने क्या किया? अपने वेग से, अपनी ऊर्जा से, अपनी शक्ति से चट्टानों को काटने का काम कर दिया। चट्टानों के काटने से, चट्टानों के अपर्दन से कितने प्रकार के भूरूप तैयार हुए? मुख्य रूप से 3 प्रकार के। कौन कौन से? गंभीर खड्ड, वी आकार की घाटी और जलप्रपात। अब नदी का दूसरा कार्य क्या है बच्चों? वहन कार्य। क्या है? वहन कार्य। वहन का मतलब होता है बोझ लाद कर ले जाना। अब तोड़े हुए चट्टानों, मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर आदि के टुकड़ों को नदी अपने पानी के साथ बहाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। इसे ही हम नदी का वहन कार्य कहते हैं। नदी में जितने भी विद्यमान अपरदित पदार्थ रहते हैं वे जल के साथ बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं और वह नदी के प्रवाह के साथ हमेशा बहते रहते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे? नदी का वहन कार्य। इसमें नदी केवल क्या करती है? बहाकर ले जाती है। देखिए यहाँ से नदी क्या कर रही है? बहाकर आगे की तरफ बढ़ रही है। जितने भी इनके साथ कंकड़, पत्थर, बालू, मिट्टी जितनी भी रहेगी उनको आगे बहाकर काम करती है। और नंबर 3 है हमारा बच्चों निक्षेपण कार्य। नंबर 3 क्या है? निक्षेपण कार्य। इसमें नदी क्या करती है? जब नदी अपने साथ मिट्टी, बालू, कंकड़ और पत्थर के टुकड़ों को ढोने में असमर्थ हो जाती है। यहाँ पे देखो ढोने आ गया है बच्चों। ढोने में असमर्थ हो जाती है तो उसे छोड़ने लगती है, जिसे हम निक्षेपण का कार्य करते हैं। निक्षेपण मतलब छोड़ना, एक स्थान पर रख देना। जैसे अभी मैंने इसके पहले आपको बताया कि वृद्धावस्था में मनुष्य क्या करते हैं? उनके अंदर कोई शक्ति नहीं रह जाती है तो वो क्या करेंगे?
कि अपने सिर के ऊपर, उनके सिर के ऊपर बोझ है, जब तक ढोना रहेगा तब तक ढोंगे, नहीं तो उतार कर बेचारे बैठ जाते हैं। तो उसी तरह से नदी जब मैदानी भाग में आ जाती है, मैदानी प्रदेश में आ जाती है, तो ये तो भाग जो होता है वह समतल होता है, ढलान नहीं होता है, तो इसकी गति अपने आप क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसके बाद उसके अंदर जितने भी मलबे आते हैं, मलबा आता है, उनको ढोने में क्या हो जाती है, असमर्थ हो जाती है। उसके अंदर उतनी शक्ति नहीं रह जाती है कि वो अपने साथ लाए हुए मलबों को आगे तक ले जा सके। तो उसमें क्या करती है, उनको छोड़ने लगती है अपने किनारों पर। और जो निक्षेपण कार्य होता है वह एक रचनात्मक होता है। कैसे रचनात्मक होता है? निक्षेपण कार्य क्यों होता है? क्योंकि नदी के वेग में कमी आ जाती है, मार्ग में उसके अवरोध, रुकावट मिलने लगते हैं, जल की मात्रा में भी कमी हो जाती है, और बोझ में वृद्धि होने के कारण नदी क्या करती है, निक्षेपण का कार्य करना शुरू कर देती है। बहुत सारे कारण हैं। वेग में कमी, मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, जल की मात्रा में कमी हो जाती है, जल की मात्रा भी कम हो जाती है, और अपने साथ लाए हुए बोझ को ढोने में वह असमर्थ हो जाती है, इसलिए वह निक्षेपण का कार्य करना शुरू कर देती है। इन निक्षेपण के कार्य से डेल्टा प्रदेश का निर्माण होता है। जो डेल्टा प्रदेश का निर्माण कहाँ होता है? नदी के मुहानों पर। नदी का मुहाना कहाँ है? ये देखिए, इसको त्रिकोणाकार प्रदेश भी हम कहते हैं, डेल्टा प्रदेश। डेल्टा प्रदेश का निर्माण जो होता है वह नदी के मुहानों पर, जब वह नदी सागर से मिलने लगती है तो अपने साथ लाए हुए मलबों को सागर से मिलने से पहले वह निक्षेपित करने लगती है, छोड़ने लगती है, जिसे हम डेल्टा प्रदेश के नाम से जानते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए सागर की जो नदियों की जो धाराएं वह आगे से एक आई है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी हो गई हैं, क्योंकि ये वृद्धावस्था में आ गई है नदी, और साथ ही साथ यहाँ पर उसके मार्ग में जल की कमी हो गई है, वेग में कमी आ गई है, और उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न हुआ है। तो अवरोध उत्पन्न हुआ है, बीच में अगर कोई चट्टान आ गई यहाँ पर, तो उन चट्टानों को हटाने के बजाय वो क्या करती है, अपना रास्ता बदल लेती है, क्योंकि उस नदी में अब शक्ति नहीं है कि वह अपना रास्ता खुद तैयार करे। इसलिए नदी, देखिए नदी का जो जल है वह फैल कर बह रहा है, कहीं से भी बह रहा है, उसको क्या करना है, केवल समुद्र में मिलना है, सागर में मिलना है। तो क्या करता है, सागर से मिलने से पहले क्या करती नदी, अपने साथ लाए हुए मलों को निक्षेपित करना शुरू कर देती है। अब हम चलते हैं बच्चों नदी का सर्पा का मोड़। सर्पा का नदी सर्प की दिशा में, देखिए यहाँ से इस तरह से आगे बढ़ती है। क्यों? वो सीधी क्यों नहीं जा रही है? वो सीधे इसलिए नहीं जा रही है कि वह अब कहाँ आ गई है, वृद्धावस्था में। उसके मार्ग में जब अवरोध उत्पन्न हो रहा है तो उस अवरोध को, उस कठिनाई से लड़ने की बजाय वह अपना रास्ता ही बदल ले रही है। मंद ढलान के कारण, ढलान नहीं है यहाँ पर, गति भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और उसकी वहन करने की क्षमता नहीं है, वह मंद गति से बहने लगती है। छोटी छोटी रुकावटों में भी वह क्या करती है, मुड़ने लगती है। छोटी छोटी, आप कभी देखिए बहता हुआ पानी है, अगर नाली में पैर रख देंगे तो आपके पैर को हटाने के बजाय पानी जो अपना रास्ता खुद बदल लेता है। तो उसी तरह से छोटी छोटी रुकावटों में भी नदी क्या करनी है, मुड़ने लगती है। नदी का प्रवाह मुड़ते हुए आगे जाता है। समुद्र के पास पहुंचने तक पाट क्या हो जाता है, अधिक चौड़ा हो जाता है। इसके पहले आपको बताया गया था, पाट क्या होता है, उसका अधिक चौड़ा हो जाता है। ये देखिए यहाँ से कहीं से वो निकल रही है, तो ये नदी का जो पाट है, जो किनारों का भी पता नहीं है, और वह चौड़ा हो जाता है, और उसकी गति काफ़ी धीमी हो जाती है। गति धीमी होने के कारण नदी की जो जलोढ़ मिट्टी है उसके पात्र में और किनारी प्रदेशों में संचित होने लगती। बच्चों, ये
जलोढ़ मिट्टी क्या है? जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण होता है वह हिमालयी तथा प्रायद्वीपीय नदियों के द्वारा होता है। हिमालयी तथा प्रायद्वीपीय नदियों के द्वारा जो मलबा निक्षेप द्वारा होता है वह पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। बांगर तथा नई जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है बच्चों। नदियों के द्वारा जो मलबा निक्षेप होता है वह मुख्य रूप से हिमालयी तथा प्रायद्वीपीय नदियों के द्वारा लाई मिट्टियों के द्वारा होता है। और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे हम बांगर कहते हैं, और जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसे हम खादर के नाम से जानते हैं। यह जो मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी वह मुख्य रूप से डेल्टा प्रदेश में पाई जाती है। कौन से प्रदेश में? डेल्टा प्रदेश। यहाँ पर आपको जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। जलोढ़ मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है, बहुत उपजाऊ होती है, और जलोढ़ मिट्टी उत्तरी भारत में पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण होता है वो मुख्य रूप से नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से होता है। और इस जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण होता है वह सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा होता है बच्चों। तो हम यहाँ पे देख रहे थे सरपा का मोड़। तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण जो होता है वह गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और या डेल्टा के प्रदेश में इनका निर्माण होता है। नदी में स्थित जो जलोढ़ मिट्टी होती है उनके संचयन के लिए नदी की जो लंबाई, नदी की जल की मात्रा, नदी के जलोढ़ की मात्रा और भूपटल एवं नदी ढलान आदि घटक आवश्यक होते हैं। इस प्रकार जलोढ़ के संचयन होने से, जलोढ़ के निक्षेपित होने से नदी का जो पात्र है उसके आसपास एक बाढ़ तट निर्मित हो जाता है, और वह बाढ़ तट या बाढ़ मैदान त्रिभुजाकार प्रदेश या डेल्टा प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। तो अनेकों प्रकार के भूरूपों की निर्मित होती है।